आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम राजभाषा पर प्रकाश डालेंगे कि राजभाषा आखिर होता क्या है, ठीक है। उसके अर्थ, परिभाषा और उदाहरण प्रकाश डालेंगे और हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में राजभाषा आखिर है क्या, राजभाषा का अर्थ क्या होता है, राजभाषा के जो है वो उदाहरण यानी, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे हम बहुत ही बारीकी से और सरल शब्दावली का प्रयोग करते हुए प्रकाश डालेंगे, जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाए राजभाषा। क्योंकि एक साहित्य के विद्यार्थी, अगर मान लीजिए आपका आपका हिंदी विषय है, तो ये हिंदी विषय आपको जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये राजभाषा को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर आपका विषय हिंदी है तो, ठीक है। और ये तो सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जिस देश में रहते हैं उस देश की राजभाषा को अच्छे से पता होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। ये तो मूल चीज़ें हैं, ठीक है, छोटी चीज़ें हैं और इसको पता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की मिट्टी, उस देश के जलवायु, उस देश की भाषा, उस देश की सभ्यता संस्कृति से हमें भली भांति परिचित होना चाहिए। ये जो है एक सफल आदर्श जो है नागरिक की पहचान होती है कि हमें अपने देश से अपने देश की हर उस विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए जिस देश में हम रहते हैं। तो हम उसी पे चर्चा करेंगे कि हमारे देश की जो राजभाषा है वो आखिर है क्या, और उसकी अर्थ क्या है राजभाषा का, और उसकी परिभाषा क्या है, और उदाहरण सहित जो है हम सरल शब्दावली का प्रयोग करते हुए देखेंगे, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य होता है कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए, जिससे आपका जो विषय वस्तु है वो मजबूत हो, यानी आपका हिंदी का जो विषय है तो आपका क्या हो, मजबूत हो, ठीक है। और आपकी अच्छी खासी उस पर पकड़ हो, जिससे आपकी आगामी परीक्षा में कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि आप जो है मूल प्रमाणिक किताबों का सहारा लेके ही पढ़िए। जो भी आपके सिलेबस से संबंधित हैं, आपके विषय सूची से संबंधित जो भी चीज़ हैं आपके, तो उनको जो है आपके मूल किताबों से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मूल किताबें से पढ़ते हैं तो आपको जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो आप उसमें जो है अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए अपने मूल किताबों का सहारा लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं राजभाषा। तो राजभाषा जो है उसके अर्थ को देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और उदाहरण को देखेंगे। ये आपके जो है बीए, एमए, स्टेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी से संबंधित अगर आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि हर एक इस संबंधित जो है आपके विद्यार्थी, जिस मान लीजिए बीए में भी होंगे तो भी आपका जानना आवश्यक है, एमए में है तो भी जानना आवश्यक है, या स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो भी जानना आवश्यक है आपका, टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो आवश्यक है ही, क्योंकि ये राजभाषा जो है इससे एक दो प्रश्न जो है अधिकतर आपसे देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो और ये जो है ये मूल चीज़ें हैं, तो ठीक है। और तो ये आपकी न्यू की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और अपने देश के, आप जिस देश के नागरिक है उस देश के बारे में तो जानना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यही एक आदर्श जो है नागरिक का पहचान होता है, ठीक है, अच्छे नागरिक का पहचान होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके अर्थ, परिभाषा और उदाहरण को। सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे राजभाषा की परिभाषा आखिर होती क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजभाषा की परिभाषा से। तो सबसे पहले हम राजभाषा की परिभाषा को देखेंगे। तो ध्यान देंगे, अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो राजभाषा का जो अर्थ है वो क्या है, राजकाज की भाषा, यानी कामकाज की भाषा, जिसमें जिस भाषा में कामकाज हो, ठीक है, राजकीय कामकाज होते हैं। परिभाषा की बात करें तो जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग होती है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। यानी जो भी भाषा जो है राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग होती है उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यानी जो भी भाषा जो है वो राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग होती है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का अर्थ क्या हुआ, तो जो है राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, यानी कामकाज की भाषा, यानी जिस भाषा में आपका जो है सरकारी कामकाज हो, ठीक है, राजकीय कार्य कामकाज हो, उसे जो है क्या कहते हैं, उसे जो है उसे राजभाषा कहते हैं। यानी राजभाषा का जो अर्थ है वो कामकाज की भाषा है, यानी राजकाज की भाषा है, जिसमें आपका जो है सारे कार्य होते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या है कि जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग होती है उसे राजभाषा कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी जो भी भाषा जो है राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग होती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी आपकी जो है राजभाषा के तौर पे काम करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया परिभाषा कि जो है क्या, कौन सी राजभाषा का अर्थ क्या है। तो राजभाषा का अर्थ आपसे पूछा जाए तो राजकाज की भाषा, यानी जिसमें राजकीय कार्य होते हैं पूरा, ठीक है। ये तो आपका राजभाषा का अर्थ हो गया। परिभाषा क्या है कि जो भाषा, परिभाषा कहाँ से है, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ से है कि जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग होती है उसे राजभाषा कहते हैं। परिभाषा बहुत छोटा है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कंठस्थ कर लीजिएगा कि राजभाषा का परिभाषा क्या है। यानी जो भाषा जो है देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग होती है उसे राजभाषा का, देखिए साधारण परिभाषा है, ये तो छोटी कक्षाओं के हैं, ठीक है।
कि राजभाषा किसे कहते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हिंदी आपका राजभाषा के तौर पे काम करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु जो है राजभाषा से संबंधित क्या क्या है उस पर प्रकाश डालते हैं हम, कि राजभाषा से संबंधित जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उस पर हम प्रकाश डालेंगे एक एक करके। जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे राजभाषा संबंधित उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे कि जो है वो राजभाषा से संबंधित हम महत्वपूर्ण जो है 8-9 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे कि वो महत्वपूर्ण 8-9 बिंदु कौन कौन से हैं। तो चलिए हम एक एक करके राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले जो है राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक शब्द है। याद रखेंगे कि राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक शब्द है। दूसरा, राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा यानी कामकाज की भाषा। ये आपको स्पष्ट हो गया कि राजभाषा का अर्थ अगर पूछा जाए कि राजभाषा का अर्थ क्या है तो वो राजकाज की भाषा। तीसरा जो है हिंदी भारत की राजभाषा है। ध्यान देंगे, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं वो जो है पूछा जाता है कि हिंदी क्या है, भारत की कौन सी भाषा है, तो कोई कोई कह देता है राष्ट्रभाषा। ऐसा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है भारत की क्या है, राजभाषा है। ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है गलती करते हैं। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। आगे है चौथा जो है हिंदी को 14 सितंबर सन 1900 यानी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी हिंदी को प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, राजभाषा कब घोषित किया गया, तो हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में राजभाषा घोषित किया गया। अगला है हमारा पांचवा कि भारत के संविधान यानी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है यानी मान्यता प्राप्त की गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के किस अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो वह 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। ये मूल प्रश्न है, याद हमेशा कंठस्थ करिएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये सारे जो है। आगे चलते हैं हम। अगला है कि 14 ध्यान देंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी होगा कि 14 सितंबर क्या होता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सातवां है संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी बनी रहेगी। ऐसा प्रावधान था संविधान में कि संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक जो है वो सारे जो कार्य होंगे वो अंग्रेजी में ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आठवां जो है यानी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी। पता ही होगा आपका, ये भी संविधान में जो है उल्लेख है क्या कि संघ की राजभाषा जो है वो क्या होगी, हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। पता ही होगा हिंदी की लिपि किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। आगे है अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय होगा। यानी जो भी हम लिखते हैं, ये जो अंक लिखते हैं ये 1 2 ये अंतर्राष्ट्रीय जो है वो मानक है, क्योंकि हम लोग का हिंदी वाला जो है वो अलग है। इसमें 1 2 लिखा जाता है, वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, आपको पता ही होगा, 1 ऐसे 2 जो है ऐसे होता है, तो वो अलग तरह हिंदी जो है वो मूल जो हम लोग का हिंदी है लिखना है वो अलग है। तो लेकिन यहाँ संविधान में इसका प्रावधान है कि अंकों का जो रूप है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब जो है जो हमारे भारतीय संविधान यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, उन भाषाओं को देखेंगे कौन कौन से वो 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ध्यान देंगे 8वीं अनुसूची में, इसके पीछे हम लोग चर्चा किया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कभी कि संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो आपकी 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त। ध्यान दें, तो चलिए हम उस 22 भाषाओं को देखते हैं कौन कौन है। तो पहला असमिया, दूसरा बांग्ला, तीसरा बोडो, चौथा डोगरी, पाँचवा गुजराती, छठवां हिंदी, सातवां कन्नड़, आठवां कश्मीरी, नौवां कोंकणी, 10वां मैथिली, 11वां मलयालम, 12 मणिपुरी, 13 मराठी, 14 नेपाली, 15 उड़िया, 16 पंजाबी, 17 संस्कृत, 18 संस्थाली, 19 सिंधी, 20 तमिल, 21 तेलुगु और 22वां जो है वह उर्दू। ठीक है, तो ये जो 22 भाषाएं हैं जिन पे हमने प्रकाश डाला, ये 22 भाषाएं को आपको ध्यान रखेंगे कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपकी जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप ध्यान देंगे यही 22 भाषाएं हैं जिनको भारत के 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, वो 22 भाषाएं ये हैं। ठीक है, और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे राजभाषा संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने एक एक करके आपको बताने का प्रयास किया। जैसे राजभाषा क्या है, एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा का अर्थ होता है कामकाज की भाषा, याद रखेंगे। हिंदी जो है भारत की क्या है, राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कभी मत कहिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है वो राजभाषा है। ठीक है, आगे जो है 14 सितंबर सन
14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में राजभाषा घोषित किया गया। यानी हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को जो है भारत के संविधान में राजभाषा घोषित किया गया। आगे है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो आप ध्यान देंगे 8वीं अनुसूची में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे जो है एक बार दोहरा रहे हैं इसको, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी बनी रहेगी, ऐसा संविधान में प्रावधान था कि जो संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक जो है जो कार्य कामकाज होंगे वो जो है वो किस में होंगे? अंग्रेजी में होंगे। अगर है संघ की राजभाषा हिंदी, यानी संघ की राजभाषा होगी क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी इसकी। ठीक है, आगे है अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय होगा। ये भी सारी चीज़ें संविधान में जो है उल्लेख है। और जो हमने 22 भाषाओं को देखा, जो 22 भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं जो हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ठीक है, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 22 भाषाएं हैं जिनको हमने प्रकाश डाला। ठीक है, तो ये तो रहा आपकी राजभाषा से संबंधित परिभाषा, अर्थ और जो है उसके उदाहरण को हमने देखा और उन 22 भाषाओं के नाम पे प्रकाश डाला जिनको जो है संविधान में मान्यता प्राप्त है। यानी उन 22 भाषाओं पे भी मैंने प्रकाश डाला, राजभाषा के अर्थ को समझा, परिभाषा को समझा और उदाहरण देखा। और उन 22 भाषाओं को भी हमने देखा कि वो जो है वो 22 भाषाएं जो संविधान में मान्यता प्राप्त हैं वो भाषाएं 22 कौन कौन से हैं। इन सारी चीज़ों को हमने आसान भाषा में समझने का प्रयास किया कि वो 22 भाषाएं कौन कौन सी ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, आपको जानना बहुत आवश्यक होता है, मूल चीज़ें हैं। ठीक है, और आपको जानना आवश्यक हो जाता है कि जिस देश में रहते हैं उस देश की सभ्यता, संस्कृति, उसकी भाषा, ठीक है, और उसको जानना आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये एक आदर्श जो है नागरिक का गुण है, एक अच्छे नागरिक का गुण है। इन सारी चीज़ों से हमें परिचित होना चाहिए और एक अगर विद्यार्थी हैं आप इससे संबंधित तो आपको तो जानना और आवश्यक हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के हमें अपने देश के भाषा और सभ्यता संस्कृति से परिचित होना आवश्यक है और हमें अपने देश की सभ्यता संस्कृति सारी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए और उनसे हमें परिचित होना चाहिए और जानना चाहिए। ये एक अच्छे नागरिक का गुण होता है, एक अच्छे विद्यार्थी का भी गुण है कि अपने देश के हर एक बिंदु पे जो है अच्छे नज़र रखें। ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो है अपना है और अपने देश से सारी चीज़ों को जानना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा राजभाषा संबंधित उन सारे प्रश्नों को, उन राजभाषा के अर्थ को देखा, परिभाषा, उदाहरण देखा हमने, एक एक करके उन सारी चीज़ों पर हमने प्रकाश डाला जो महत्वपूर्ण थे। और इन्हीं चीज़ों को आधार बना के आपको अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी करना है और स्मरण करते हुए, याद करते हुए चलना है। क्योंकि जो है सारे जो प्रश्न होते हैं, मूल प्रश्न होते हैं, आपके प्रमाणिक किताब से ही पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाता। इसलिए हम एक बार और दोहरा रहे हैं कि आप भी जो भी तैयारी करें अपने मूल प्रमाणिक किताब से ही करें क्योंकि वही आपके लिए जो है वो लाभदायक होगा। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं अपने हिसाब से तैयारी करते रहें और नोट्स बना के तैयारी करें। जो भी आप तैयारी करते हैं नोट्स बना के तैयारी करें। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए इस वीडियो को हम कम समय में जो है ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और जो है कम समय में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया जाएगा जिससे आप अपनी तैयारी को सुगमतापूर्वक कर पाएँ। ध्यान देंगे कि अर्थ को हमने यहाँ तक समझ लिया, अंतिम बार हमने परिभाषा को भी देख लिया, उदाहरण को भी देख लिया। इन सारी चीज़ें जो है अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए जो है बहुत छोटी चीज़ें हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो है कभी कभी छोटे तौर पे ही पूछा जाता है। कभी कभी प्रश्न जो है छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं और हम उनसे अपरिचित रहते हैं। इसलिए छोटे छोटे प्रश्नों पर जो है नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वो कभी कभी हमारे लिए क्या है मुश्किल जो है हो जाते हैं, मुश्किल लगने लगते हैं क्योंकि हमें इन छोटे छोटे बिंदुओं पर प्रकाश नहीं डाल रहते हैं, ध्यान नहीं दिए होते हैं। तो कभी कभी वो छोटे छोटे प्रश्न जो है हमारे लिए जटिलताएँ खड़ी करने लगते हैं, जटिल हो जाने लगते हैं। इसलिए जो है मूल प्रश्नों को जानना आवश्यक हो जाता है। इसलिए जो है मूल प्रमाणिक किताब से पढ़ें और अपनी तैयारी को सकारात्मक दिशा में बढ़ाते रहें और जो है सफलता की तरफ ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इस छोटे से वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।